बीजेपी का कर्फ्यू किसने लगाया? किसने लगाया? स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया। स्टेट गवर्नमेंट किसकी? तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, लोग क्या करते हैं आप मुझे बताइए। वही तो बीजेपी ने भी किया। क्या बीजेपी ने किया? 317 क्या 300 तक ये क्या कर रहे हो आप? 370 के नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू प्लीज डिलिमिटेशन कम, और दिस इज मोर ऑफ अ बीजेपी कमीशन। कश्मीर में उतनी बर्बादी हो ही नहीं रही है जितनी बीजेपी भी बोलती है कि कोविड-19 जो है उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। भाई कोविड-19 तो पूरे इंडिया में आया, पूरी दुनिया में आया। जम्मू और कश्मीर की अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में नंबर 1 पे क्यों है? पीडीपी के खिलाफ भी बयानबाजी देते हो। आपस में अगर आपको कोई इख्तिलाफ है, मतलब है सियासत आप नहीं, सियासत हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हम सियासत में लोगों को बेवकूफ ऐसे मत कीजिए। लोगों को बेवकूफ आप क्यों बेवकूफ बना रहे? लोग क्या बेवकूफ है? जो मैंने ये मत करो यार। जो ये या तो मुझे बोलने दो या तो आप बोलते रहो। तो बहुत बोल दिया ना। तो आप नहीं बोले, आप कह रहे हैं आप लोगों को, मैंने जो प्रोपेगेंडा है अफजल गुरु की फांसी का, ये प्रोपेगेंडा भी हमारे खिलाफ चलाया जाता है। अफजल गुरु जो थे वो तिहाड़ जेल में बंद थे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंडर बंद थे, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया उनको फांसी देने का। इसमें आप मुझे बताइए कॉन्स्टिट्यूशनली या किसी भी तरीके से मुझे आप एक प्रोविजन बताइए जिस प्रोविजन के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी का जो कर्फ्यू था वो करीबन 2 मंथ्स चला था। 2 महीने का कर्फ्यू और 1 दिन के कर्फ्यू में आसमान जमीन का फर्क होता है। आपके पास ये हो, क्या आप बीजेपी का साइलेंस करोगे? एब्सोल्युटली नॉट। हम लोग अगर बीजेपी पूरे एकिंग के साथ, क्योंकि पूरे देश देख रहा है। बिल्कुल भी नहीं। अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, वी आर नॉट गोइंग टू फॉर्म अ गवर्नमेंट विद दैट। चाहे वो एनडीए की सरकार हो या पीडीपी या किसी की भी सरकार हो, ये सब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये सिर्फ जो वादे करते हैं उसके बाद कुर्सी पर आकर लोगों के वादे नहीं निभाते हैं। ये हर कोई पार्टी मैंने भी ये चीज़ें सुनी है। अक्सर बीजेपी के वर्कर जो ग्राउंड पे रहते हैं वो यही बोलते हैं। वर्कर नहीं है, लोगों को किसी भी सियासत पार्टियों पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं। अगर सियासत पार्टियों में एक बार फिर से हलचल देखने को मिल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आकर जहां तरह तरह के बयानबाजी जम्मू कश्मीर में होती जा रही है, उसी के बीच जहां अब ये कहा जा रहा है कि तीसरी रिपोर्ट भी आने वाली है, उसमें देखते हैं क्या होगा। लेकिन मेरे साथ बात करने के लिए है नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इफ्रा जान। इफ्रा, सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं द न्यूज़ नाउ में, वो जानने की कोशिश करते हैं डिलिमिटेशन के बारे में। डिलिमिटेशन की दूसरी जो ड्राफ्ट हमारे पास आ चुकी है, तो उस ड्राफ्ट के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, आपने पहले बयान में कहा कि सियासत गर्मा गर्म हो रही है। सियासत गर्म नहीं हो रही है। इस टाइम कोई इलेक्शंस नहीं चल रहे हैं, म्युनिसिपल इलेक्शंस नहीं है। यहाँ के लोगों की हकों की, उनके हकूक़ की बात हो रही है, और जो पार्टियाँ यहाँ के लोगों की हकूक़ की बात कर रही हैं, ज़रूरी नहीं है वो सियासत कर रही हैं, क्योंकि अभी तो कुछ इलेक्शंस कुछ नहीं है। जहाँ तक आपने डिलिमिटेशन की बात की, डिलिमिटेशन कमीशन जो होता है ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमीशन बनाती है जो कम्प्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार और रूल्स के मुताबिक बनता है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के एक हेड रहते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक एक्स जज रहती हैं, और कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स इन्हीं लोगों के रहते हैं। और ये लोग क्या करते हैं? ये लोग 2 चीज़ें करते हैं। पहली चीज़, ये हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑलमोस्ट नंबर ऑफ वोटर्स देखते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने वोटर्स होंगे, दूसरे में कितने होंगे। ये रूल है हमारी कंट्री में कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इक्वल नंबर ऑफ वोटर्स होने चाहिए। ये एक सेंसिबल बात है, ये कॉमन सेंसिकल बात है। दूसरा काम जो ये करते हैं, ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी की जो है बाउंड्री डिसाइड करते हैं कि इसकी बाउंड्री कैसे बनेगी। जो डिलिमिटेशन कमीशन की पहली रिपोर्ट आई थी, पहली बार जब डिलिमिटेशन कमीशन बना, हम लोगों ने बार बार द हिंदू को, द इंडियन एक्सप्रेस को, अलग अलग अखबारों को बयान दिया कि हमको इस कमीशन पे भरोसा नहीं है। क्यों नहीं भरोसा है? इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि आपने असम में डिलिमिटेशन नहीं कराया। 4 स्टेट्स में डिलिमिटेशन स्टार्ट होने वाला है, किसी स्टेट में डिलिमिटेशन नहीं हुआ। ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये स्टेट के अंडर होना था, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर किया। तो यहाँ के लोगों के ना नुमाइंदे हैं, यहाँ के लोगों की ना बात वहाँ पे हो रही है, यहाँ के लोगों का कुछ नहीं हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट सब डिसाइड कर रही है। तो वी वर वेरी क्लियर कि दाल में यहाँ पे कुछ काला है, पूरी दाल ही काली है। कुछ पार्टीज हैं जिन्होंने हालांकि इसका खैर मकदम किया, जिन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उन लोगों को इस बॉडी पे पूरा भरोसा है। जैसे अगर आप हिंदू के अखबार निकालेंगे तो पीसी ने ऐसा बयान दिया था।
पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा था कि उनको पूरा पूरा भरोसा है। अपनी पार्टी भी जो है उन्होंने भी इसके खिलाफ कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। तो जो पहली रिपोर्ट आई उसमें हमने देखा, हमने रिकमेंडेशन जो सेंड की थी, डिलिमिटेशन कमीशन अगेन जो है यह हर किसी से रिकमेंडेशन लेती है, पंचायतों से, एनजीओ से, पॉलिटिकल पार्टीज से, छोटे छोटे ग्रुप से, हालांकि सिटीजन्स जो इंपॉर्टेंट सिटीजन्स होते हैं उनसे भी। हम लोगों ने जो इनको रिकमेंडेशंस दी थी वो थे कि सिंपली आप सिर्फ और सिर्फ जो 2011 का सेंसस हुआ है, सेंसस के हिसाब से आप रिपोर्ट बनाइए। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इक्वल नंबर ऑफ वोटर्स होने चाहिए, ये कोई गलत बात नहीं है। हमने नहीं कहा एक इलाके को ज़्यादा प्रेफरेंस दो, एक कौम को ज़्यादा प्रेफरेंस दो। हमने कहा जो रूल्स हैं, जो सेंसस है, उसके हिसाब से काम कीजिए। हमने देखा जो पहली रिपोर्ट इन्होंने लाई उसमें इन्होंने करीबन एक रीजन में 1,20,000 वोटर्स रखे, दूसरे रीजन में करीबन 1,40,000 वोटर्स रखे। यानी हर कॉन्स्टिट्यूंसी 43 की 43 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, मतलब करीबन जितनी भी हम 43 में 1,20,000 वोटर्स हैं, 43 कॉन्स्टिट्यूंसीज में 1,40,000 वोटर्स हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने एक साथ 10 लाख वोटर्स को डिस्काउंट कर दिया। तो हमने कहा कि आप लोगों ने ये क्या किया है, कहीं ना कहीं जहाँ पे आपको अंदेशा है कि इस इलाके में आप सीट जीत सकते हैं, आपने उस इलाके में सीट बढ़ा दी है। जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ी है आपने वहाँ पे सीट ही नहीं बढ़ाई है। ये तो क्लियरली डिलिमिटेशन कम, और दिस इज मोर ऑफ अ बीजेपी कमीशन। यू डोंट हैव टू सी व्हाट नेशनल कॉन्फ्रेंस इज सेइंग दैट। आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए मैं एनसी से हूँ, कम से कम कॉमन सेंस से देखिए ना। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात मत सुनिए, बेसिक मैथ तो आप सबको आता होगा, आप बेसिक मैथ के हिसाब से देखिए इन्होंने किया क्या है। उसके बाद जो दूसरी डिलिमिटेशन की कल रिपोर्ट आई, हम उसमें देख रहे हैं उस रिपोर्ट में इन्होंने फिर से अजीब सी अदला बदली की है। जो बाउंड्रीज इन्होंने बनाई है, इन्होंने बहुत सोच समझ के देखा है कि कहीं पे बीजेपी का कैंडिडेट कहाँ पे स्ट्रांग है, बीजेपी की अगर बी टीम है उसका कैंडिडेट कहाँ पे स्ट्रांग है, उसका वोट बैक कैसे काटेंगे। बी टीम का थोड़ा सा बी टीम बताइए। बी टीम एवरीबडी नोज, बी टीम बताइए। एवरीबडी नोज, नहीं बी टीम एवरी चाइल्ड, नहीं एवरी बच्चा जो देख रहा है उसको पता है। हमें तो ये बच्चे को पता है। वो आप जाके सड़क पे बच्चे को बोलिए, माइक मुझसे क्या लेते हैं, आप सड़क पे छोटे बच्चे को बोलिए बी टीम कौन है, वो बताएंगे। इन्होंने देखा है कि कहीं पे बीजेपी का जो कुछ वोट बैंक है यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहा है, इन्होंने उसको ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी है। इस प्रोसेस को इंग्लिश में जेरी मैंडरिंग कहते हैं। जेरी मैंडरिंग का मतलब होता है आप उस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाते हैं कि आपका जो वोट बैंक है वो कंसोलिडेट हो जाए, और जो दूसरे का वोट बैंक है, जो यहाँ की आवाम का वोट बैंक है, वो बिखर जाए। इसका अब जवाब एक ही होगा, और उसका जवाब वो होगा अगर जम्मू और कश्मीर की आवाम जो है एन मास बाहर आके वोट करती है, तो इन चीज़ों का शायद कोई मतलब नहीं बन सकता। अगर एन मास वोटिंग नहीं होती है, जैसे अगर हम आज भी वोट करेंगे कि मैं सुन्नी हूँ मैं उसको वोट करूँगा, मैं शिया हूँ मैं उसको वोट करूँगा, मैं डोगरा हूँ मैं उसको वोट करूँगा, मैं गुज्जर हूँ मैं उसको वोट करूँगा, मैं पहाड़ी हूँ मैं उसको वोट करूँगा, अगर हम ऐसे वोट करते रहे तो आई एम अफ्रेड शायद हम बीजेपी के इस मार्च को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है इस बार जम्मू और कश्मीर की आवाम जो है एन मास वोट करने निकलेगी और बीजेपी को हरा के छोड़ेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताएगी। ज़रूरी नहीं है, नहीं ज़रूरी। आप हमको नहीं जिताइए, किसी और को जिताइए, लेकिन बीजेपी को कम से कम। यही चीज़ हम लोगों ने जम्मू वालों को इससे पहले 2015 के इलेक्शंस में बोली थी। बीजेपी को यहाँ पे किसने प्राइमरीली वोट दिया? जम्मू के 4 डिस्ट्रिक्ट्स ने। हमने जम्मू वालों को भी बोला था, देखो नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर वोट नहीं देना है मत दो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट, लेकिन कम से कम बीजेपी को वोट मत दो। इन्होंने जम्मू के 4 डिस्ट्रिक्टों ने बीजेपी को वोट दिया। उनको लगा शायद, आई डोंट नो, पोलराइजेशन में उनको लगा शायद बीजेपी कट्टरवाद है। बीजेपी ने जो तमाशा किया, जो आईटी सेल चलाई उन्होंने, आज हम देख रहे हैं शायद कश्मीर में उतनी बर्बादी हो ही नहीं रही है जितनी जम्मू में बर्बादी हो रही है। रिलायंस के 100 स्टोर्स, वहाँ के लोगों का कारोबार, दरबार मूव का बंद हो जाना, अल्कोहल कंजप्शन, जो वहाँ पे अल्कोहल लाइसेंस से उनकी जब्त हो गई हैं, हर 2-2 सेकंड पे टोल प्लाजा। कोरोना काल में आपने देखा वहाँ की डेथ्स नेशनल एवरेज से कितनी ज़्यादा थी।
तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, दिस इज समथिंग वी हैव टोल्ड द जम्मू पीपल ऑल्सो, डू नॉट लेट द बीजेपी कम इन टू दिस स्टेट। अगर, क्योंकि एक स्टेट में सिर्फ एक ही इंसान किसी पार्टी को ला सकता है, वो है वोटर। जो यहाँ का वोटर होता है वही किसी पार्टी को अंदर ला सकता है, वही किसी पार्टी को बाहर निकाल सकता है। अगर आपकी सरकार होती आप क्या करते? कब होती सरकार? अगर आपकी सरकार बीजेपी के बदले में 5 मिनट के लिए आपको रखता हूँ, आपके एनसी को रखता हूँ, आप क्या करते? पहली बात तो हम जो लद्दाख में रूल्स लाए गए हैं, लद्दाख में रूल्स बीजेपी की गवर्नमेंट ने क्या लाए हैं? वहाँ की ज़मीन जो है, वहाँ आप ज़मीन नहीं ले सकती, मैं ज़मीन नहीं ले सकती हूँ। पहली बात, वहाँ की ज़मीनी कानूनों को बचाएंगे, वहाँ की डोमिसाइल को बचाते। आप वहाँ पे डोमिसाइल नहीं ले सकते, यहाँ पे कोई भी आके डोमिसाइल ले सकता है, मैं वहाँ पे डोमिसाइल नहीं ले सकती हूँ। वहाँ के जॉब्स जो थे उनको बचाया। जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स इस टाइम पे हैं, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स, आप देखिए ना उन कॉन्ट्रैक्ट्स का हो क्या रहा है। इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट्स आते थे 2 करोड़ के, यहाँ के छोटे छोटे 4-5 कॉन्ट्रैक्टर आपस में मिल जाते थे और ये कॉन्ट्रैक्ट कर पाते थे, मतलब दे वर एबल टू एग्जीक्यूट इट, पैसे निकल जाते थे। आज ये लोग कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं 30 करोड़ का, वो सीधे ही दिल्ली की आके फर्म ले जाती है। आप देखिए ना जो आप अनएम्प्लॉयमेंट का हाल इस टाइम पे देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई? क्योंकि लोकल बिजनेसेस जो हैं वो बंद हो गए। मैडम आपके वक्त भी अनएम्प्लॉयमेंट थी? हमारे वक्त अनएम्प्लॉयमेंट कितनी परसेंट थी बताइए? तकरीबन 20%। बिल्कुल भी नहीं। आप 2010 का डेटा निकालिए। मैं चाहती हूँ कि आप जो रीडर्स देख रहे हैं, आप गूगल सर्च कीजिए कि व्हाट वाज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2010। आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट में 400% इंक्रीज हो गया है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये हमेशा रहती है, लेकिन 4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट में और 22% अनएम्प्लॉयमेंट रेट में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। उसका रीज़न कोविड-19 भी है। उसका कोविड-19 क्यों आप रीज़न बोल रहे? कोविड-19 से पहले जब आर्टिकल 370, ये मत बोलिए, ये अक्सर बीजेपी भी बोलती है कि कोविड-19 जो है उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। भाई कोविड-19 तो पूरे इंडिया में आया, पूरी दुनिया में आया। जम्मू और कश्मीर की अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में नंबर 1 पे क्यों है? आप बोलिए ना मुझे, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट टॉप पे क्यों पहुंच गई? कोविड तो पूरी इंडिया में आया। तो ये मत कहिए कोविड है। आर्टिकल 370 जब हटा, जो रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने लाई आर्टिकल 370 के हटने के बाद, जहाँ पे इन्होंने एन मास कर्फ्यू लगा दिया, फ़ोन बंद कर दिए, इंटरनेट बंद कर दिया, महीनों बंद कर दिया, मोबिलिटी महीनों तक बंद कर दी। एक जगह की इकोनॉमी ठप नहीं होगी तो क्या होगी? यहाँ की इकोनॉमी ठप हो गई। उसी टाइम पे KCCI जो है, कश्मीर इंडस्ट्रीज जो हैं, वो एक ग्रुप है उन लोगों का, बहुत इंडिपेंडेंट ग्रुप है। उन्होंने आके बोला कि 40,000 करोड़ का नुकसान पहले 1 महीने में हो गया। उसके बाद उन्होंने आके बोला कि 85% जो हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो बंद होने वाले हैं और बंद होने के कगार पे हैं। आप सोचिए किस हद तक जो यहाँ की एम्प्लॉयमेंट रेट ने सफ़र किया, यहाँ जो पैसा आता था, जो सर्कुलेट होता था, उसने सफ़र किया है। आप मुझसे, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये KCCI बोल रहा है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बोल रहा है, ये KCCI का डेटा मैं कोट कर रही हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जब मैं कोट करती हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, हम नहीं यहाँ पे डेटा बनाते हैं ना, ये हम पीरियोडिक लेबर सर्वे का डेटा कोट करते हैं। हम आप लोगों के सामने सच ला रहे हैं। जो बीजेपी IT सेल बोलती है यहाँ पे विकास हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे वो हो रहा है, वो सरासर झूठ है। यहाँ पे जो हमारे पास रिसोर्सेज थे इस टाइम पे वो भी रिसोर्सेज जा रहे हैं। किश्तवाड़, मैं कितना बोलूँ, किश्तवाड़ में बोलिए आप, किश्तवाड़ में क्या हो रहा है इस टाइम पे? किश्तवाड़ में इस टाइम पे हमारी जो DDC है वहाँ की, पूजा ठाकुर जी, वो सड़क पे बैठ के रो रही है कि यहाँ की नौकरियाँ यहाँ के लोगों को दो, जो वहाँ पे प्रोजेक्ट किश्तवाड़ में आ रहे हैं वहाँ पे। लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट क्या कर रही है? जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो नॉन लोकल्स पता नहीं किन किन को दे रहे हैं। जो इविक्शन ड्राइव्स हो रही हैं, इविक्शन ड्राइव्स कहाँ कहाँ हो रही हैं? बड़गाम में हो रही हैं। गाँव के गाँव निकले हैं बड़गाम में उन्होंने। गुजर बकर वालों को हमने देखा, उनकी इविक्शन ड्राइव जम्मू में हो रही है। कोरोना के पैंडेमिक के बीच उनके घर बुलडोज हो रहे हैं। आप देखिए पहलगाम में लास्ट ईयर गुजर बकर वालों के घर कैसे बुलडोज हो रहे थे। ये चीज़ें मैं नहीं कहती हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है दूध की दुल्ली है, फरिश्ता कोई नहीं होता है, ना आप फरिश्ते हैं ना हम फरिश्ते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए ना, ये चीज़ें हमारे टाइम पे कब हुई थी कि बुलडोज़र एक एक कम्युनिटी के मकानों पे चलाया गया था? आप बोलिए, अगर आपके पास डेटा है तो हमें माफ़ी मांगेंगे। ये कहना कि कहीं ना कहीं कि आप और वो सेम है, नहीं। अगर कोई आपको ये बोल रहा है, कहीं जता रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको बीजेपी को एक्सेप्ट करने के लिए फर्स्ट स्टेप पे ला रहे हैं
कि सभी सेम है तो बीजेपी को ही वोट कर दो। ये गलत बात है, ये डेंजरस है। इस बार जम्मू और कश्मीर की आवाम के पास जो है यहाँ के फ्यूचर का हमारा मुस्तकबिल है। और आपने एक इम्पॉर्टेंट सवाल किया था, उसका एक पॉइंट मैं आपको बोलना भूल गई। आपने कहा था अगर इस टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार होती तो आप क्या डिफरेंट कर पाते कंपेयर टू इससे। पहले तो हम यहाँ की ज़मीन को नीलाम नहीं करते, यहाँ की नौकरियों को नीलाम नहीं करते, यहाँ के लोगों के पोस्ट बंद नहीं करते, डेली वेजेस को रिलीफ देते, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोग यहाँ के नुमाइंदे बन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाते और वहाँ कहते कि हम यहाँ के नुमाइंदे बन के कहते हैं हमको आर्टिकल 370 वापस चाहिए। हम लोग स्टेट असेंबली में रेजोल्यूशन पास करते कि आर्टिकल 370 जो है हमको वो आर्टिकल 370 वापस चाहिए। इफ्रा, जब आपकी हुकूमत थी तब बहुत सारे नौजवान मारे गए, तब जो है जेलों में उनको कैद किया गया। देखिए, पहली बात तो जिस टाइम पे अगर आप मारने की बात कर रहे हैं, अक्सर जो फायरिंग्स एक दो हुई थी, जो मेन इंसिडेंट्स हुए थे फायरिंग के, वो सीआरपी में इसके 2 पॉइंट्स आते हैं। वो सीआरपीएफ की तरफ से हुए थे, और सीआरपीएफ जो है यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करती है। आप उमर अब्दुल्ला साहब के बयान पार्लियामेंट में सुनिए, उनकी स्टेट असेंबली में बयान सुनिए, उन्होंने कैसे कहा कि सीआरपीएफ के खिलाफ एक इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए और वो उनके खिलाफ खड़े रहेंगे। एक पहली बात वो। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, इस वजह से नहीं हो रहा है शायद क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं। आप याद कीजिए, पीसफुल प्रोटेस्ट जब हमारा दौर था, अगर कुछ भी थोड़ा सा छोटा मोटा हो जाता था, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ हो जाती थी, लोग सड़कों पे आ जाते थे। आपको भी याद होगा, आप जर्नलिस्ट हैं, लोग हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पे आते थे। आज कोई सड़कों पे आ पाता है? जब कोई सड़कों पे आ ही नहीं पाता है, किसी को घर से निकलने ही नहीं दिया जाता है, इतना खौफ और तशद्दुद पैदा किया है, तो आप मुझे बताइए ना, उसमें प्रोटेस्ट कहाँ पे होगा? फिर प्रोटेस्ट में वायलेंस कहाँ पे होगा? फिर पुलिस को करना कहाँ पे पड़ेगा? आप देखिए, जो भी लोग थोड़े बहुत भी मे बी अग्री नहीं करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, फेसबुक पे पोस्ट लिखते थे, आज फेसबुक पोस्ट पे अरेस्ट हो जाते हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे हमारे टाइम के तो आज के टाइम पे अरेस्ट पे, वो भी मैं बोल रही हूँ आपको, there has been a 2000% increase in the number of UAPA arrests। 2000% इंक्रीज हुआ है UAPA के अरेस्ट में। क्या आपको ये चीज़ पता है? तो ये कहना कि मतलब आपको ये कहना कि हर पार्टी सेम है, हर पार्टी सेम है, दिस इज प्रॉब्लमेटिक। 2000 आप ये कहना चाहती हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सेम नहीं है? नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है जम्मू और कश्मीर में, इट्स बीजेपी जो है, इट इज ऑल टुगेदर एंड एंटायरली डिफरेंट एंड इविल पॉलिटिकल पार्टी। तो कभी पीडीपी के खिलाफ भी बयानबाजी देते हो? आपस में अगर आपको कोई इख्तिलाफ है, मतलब है सियासत आप लोग करते नहीं, सियासत हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हम सियासत में लोगों को बेवकूफ बना ऐसे मत कीजिए। लोगों को बेवकूफ आप क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? लोग क्या बेवकूफ है? जो मैंने ये मत करो यार, जो ये या तो मुझे बोलने दो या तो आप बोलते रहो। बहुत बोल दिया ना, तो आप नहीं बोले, आप कह रहे हैं आप लोगों को, मैंने लोगों को डेटा दिया, मैंने उनको कहा जो बीजेपी IT सेल और जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन शाम को टीवी पे विकास करते हैं, वो भी बयान देते हैं। हमने उठा के डेटा दिया, मैंने पीरियोडिक लेबर सर्वे का डेटा दिया, मैंने UAPA अरेस्ट का डेटा दिया, मैंने यहाँ की बेरोजगारी का डेटा दिया, मैंने एक चीज़ का डेटा दिया। आप लोग जाके उसको सर्च कर लीजिए गूगल पे और देखिए मैं सच बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ। लोगों को आज इंटरनेट का दौर है। हम लोग जो जम्मू और कश्मीर की आवाम है, ये बेवकूफ़ आवाम नहीं है, ना तो ये वक्त हैं जैसे कुछ होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है हो क्या रहा है, उनको जो शाम को बीजेपी वाले बोलते हो मानते हैं। यहाँ की आवाम वैसी नहीं है, ये एजुकेटेड आवाम है। जो मैंने चीज़ बोली है, मैं चाहती हूँ कि जो मैंने आपको डेटा दिया है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो सब चेक करो, चाहे आप जम्मू और कश्मीर के हो, दिल्ली के हो, उत्तर प्रदेश के हो, किसी भी स्टेट के हो, चेक इट एंड सी कि क्या हम लोग सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। अफजल गुरु की फांसी को किस हुकूमत ने दी? कांग्रेस ने दी। अच्छा जी। उस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब नहीं थे? आप मुझे एक बात बताइए, अफजल गुरु जो थे वो किस गवर्नमेंट के अंडर बंद थे? वो जिस गवर्नमेंट के, लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट आपकी थी ना, उस वक्त गवर्नमेंट आपकी थी जब उसके फांसी, जब उसको फांसी। मुझे एक बात बताइए, ये क्या प्रोपेगेंडा है? दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट
किसको फांसी दे, इसमें स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ये जो प्रोपेगेंडा है अफजल गुरु की फांसी का, ये प्रोपेगेंडा भी हमारे खिलाफ चलाया जाता है। अफजल गुरु जो थे वो तिहाड़ जेल में बंद थे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंडर बंद थे, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया उनको फांसी देने का। इसमें आप मुझे बताइए कॉन्स्टिट्यूशनली या किसी भी तरीके से मुझे आप एक प्रोविजन बताइए जिस प्रोविजन के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कुछ कर सकती है। आप बताइए कौन सा प्रोविजन है, आप मुझे बताइए कि ये प्रोविजन था जिसके तहत आप कुछ कर सकते थे, सीएम कुछ कर सकता था, यहाँ के लोग कुछ कर सकते थे। हम लोग अगर सच में हम लोगों ने वो प्रोविजन नहीं फॉलो किया होता, बड़े से बड़ा वकील नहीं लाया होता, कुछ भी नहीं किया होता, आप सच में आके हमको कह सकते हैं। मुझे बताइए अंडर व्हाट प्रोविजन कुड अ सीएम डू एनीथिंग? नहीं, आप इसको मानता हूँ, लेकिन मैं एक बात मुझे बताइए, चलिए अफजल गुरु को आपने फांसी दी, लेकिन मुझे ये बता मुझे बताइए कश्मीर के अंदर कर्फ्यू किसने रखा? अफजल गुरु को किसने दी? ये क्या बोल रहे हैं? प्रोपेगेंडा पे प्रोपेगेंडा पे प्रोपेगेंडा। मुझे बताइए ना कौन सा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में जहां स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर सकती है? या तो आप बोलिए आप बीजेपी का कर्फ्यू किसने लगाया? किसने लगाया? स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया। स्टेट गवर्नमेंट किसकी थी? तो क्या करते हम यहाँ पे, लोग क्या करते हैं आप मुझे बताइए? तो वही तो बीजेपी ने भी किया ना। क्या बीजेपी ने किया? 370 क्या 370? ये क्या कर रहे हो आप? 370 के नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू, प्लीज द मैनर्स टू डू कंडक्ट अ डिबेट। ये ऐसे तमाशा नहीं करो। आपने बात पूछा नहीं, मैंने आपको पूछा, यू सेड कि अफजल गुरु के टाइम जो था, आप बताइए कि सीएम ने कुछ क्यों नहीं किया। मैंने आपको बोला मुझे प्रोविजन बताइए कॉन्स्टिट्यूशन में, सीआरपीसी में, सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड में एक प्रोविजन मुझे बताइए जहां पे सीएम कुछ कर सकता था। उसके बाद आपको जवाब नहीं है आपके पास? बात बोल रहा हूं ना मैं आपसे, मैं आपको यही बात बता रहा हूं। हाँ। अगर अफजल गुरु को सेंट्रल गवर्नमेंट ने फांसी दी, मानता हूं मैं, लेकिन स्टेट में कर्फ्यू किसने लगाया? तो स्टेट में कर्फ्यू ना कर्फ्यू होने की वजह से क्या अफजल गुरु की फांसी रुक जाती? मैंने बोला कर्फ्यू किसने लगाया मैडम, मुझे ये जानना है। चलो देखिए अभी तक ये बोल रहे थे कि आप लोगों ने किया। अब जब उनका इसको जवाब मिला नहीं, अब जब मैंने इसको कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली जवाब दिया कि ये कैसे होता है जब कोई तिहाड़ जेल में बंद होता है, कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होता है, अब ये बोल रहे हैं अच्छा ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस टाइम पे किया था, अब बताइए कर्फ्यू किसने लगाया? भाई कर्फ्यू नहीं लगाते। कर्फ्यू जो है वो किसी कोई भी सिचुएशन होती है जहां पे खदशा होता है कि लोग मरेंगे, वहां पे एक मरे थे, यहाँ पे 100 और 200 मर जाते, खदशा होता है, उस टाइम कर्फ्यू लगता है। तो उसमें आई डोंट अंडरस्टैंड, एक दिन कर्फ्यू लगा था तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है? मुझे अच्छा ये अब कर्फ्यू की लड़ाई है। नहीं, एक दिन कर्फ्यू लगा था मैडम, आप पहले मैडम बताइए एक दिन कर्फ्यू। मुझे नहीं पता यार, दीज आर ऑल कर्फ्यू कितने दिन लगा था, 2 दिन लगा था, 4 दिन लगा था, ये सारा प्रोपेगेंडा है ताकि आप लोग अपनी जमीन बीत जाए। वही बात बीजेपी ने 370 को टूटाने के लिए यहाँ पर कर्फ्यू नाफिज किया था, ताकि लोग जो है बाहर ना निकले, यहाँ पर प्रोपेगेंडा ना उठाए, इसलिए बीजेपी ने यहाँ पर कर्फ्यू लगाया। वही बात आप भी बता रही हो, वही बात बीजेपी ने की। नहीं, बीजेपी का जो कर्फ्यू था वो करीबन 2 मंथ्स चला था। 2 महीने का कर्फ्यू और 1 दिन के कर्फ्यू में आसमान जमीन का फर्क होता है। पहली बात, बीजेपी का जो 2 महीने का कर्फ्यू था, जो आर्टिकल 370 को उन्होंने एब्रोगेट किया था, वो इलीगल तरीके से एब्रोगेट किया था। यहाँ पे जो अगर आर्टिकल 370 था, ये कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन न्यू दिल्ली। ये एक कॉन्ट्रैक्ट था, आप कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं ना? अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना होता तो दोनों तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट टूटना चाहिए था, ये कॉन्ट्रैक्ट हर तरफ से टूटना चाहिए था। हमने देखा बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी तरफ से तो तोड़ दिया, चलिए ठीक है, न्यू दिल्ली की तरफ से तोड़ दिया। जम्मू और कश्मीर की आवाम जो है, यहाँ पे उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव बनाया यहाँ के गवर्नर को, और बोला कि यहाँ का जो गवर्नर है वो तोड़ेगा जम्मू और कश्मीर की आवाम की तरफ से, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जम्मू और कश्मीर का। वो इलीगल था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और वो अनएथिकल था। यहाँ का अनइलेक्टेड गवर्नर जो है वो यहाँ के लोगों की तर्जुमानी नहीं कर सकता है। जिसको यहाँ के लोग चुनेंगे, अगर यहाँ के लोगों के चुना हुआ सीएम होता, अगर वो तोड़ता तो आप बात करते। उन्होंने सीएम्स को सबको बंद कर दिया, उनको पता था कोई करेगा नहीं, यहाँ पे यहाँ के चुना हुआ कोई नुमाइंदा करेगा नहीं, ऐसा सबको बंद कर दिया, सीएम्स को बंद कर दिया, अनइलेक्टेड गवर्नर को लाया और उस गवर्नर ने कर दिया। अब बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो यही चाहती है, बीजेपी की गवर्नमेंट यही चाहती है कि किसी तरह से उनका अपना सीएम आए
और उनका सीएम जो है कहीं ना कहीं इस आर्टिकल 370 के हटने पे ठप्पा लगाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कहे कि मैं यहाँ के लोगों का नुमाइंदा बन के इसको तोड़ना चाहता हूँ। ये है बीजेपी का प्लान, क्योंकि आर्टिकल 370 जो है अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है और यहाँ के लोगों का जो गवर्नमेंट बनेगी, यहाँ के लोगों का जो नुमाइंदा बनेगा, वो क्या कहेगा, वो हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 370 की सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, लेकिन उसकी बातचीत अभी हो नहीं रही है, उसकी हेयरिंग नहीं हो रही है। बातचीत हो रही है, आप अपनी तरह से बातचीत करते रहते हैं, लेकिन हेयरिंग वहाँ पर नहीं हो रही है। वो वजूहत क्या है? देखिए, अब मैं कुछ ऐसा कह दूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मुझ पे कंटेम्प्ट केस लगा देगा। कहीं ना कहीं हमने देखा है इन 2 सालों में जो भी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को खदशा है कि हम लोग ये केस, जम्मू और कश्मीर की आवाम ये केस जीत जाएगी? क्या उनको ये खदशा है कि बीजेपी जो है बहुत ही वीक फुटिंग पे है इस केस में, इसी वजह से वो ये केस नहीं उठा रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ किसकी गवर्नमेंट बनेगी और वो गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्टी बनेगी इस केस में? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो उसका इंतज़ार कर रही है? या कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को डर लग रहा है कि जब एक बार फैक्ट्स पे ये केस सुना जाएगा, जम्मू और कश्मीर की आवाम जीतेगी? मुझे नहीं पता इसका क्या रीज़न है, लेकिन 2 साल में हमने एक चीज़ देखी है कि जो भी इम्पोर्टेंट केसेस रहे हैं, जैसे CAA की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का केस, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का केस, आर्टिकल 370 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का केस, जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस रहे हैं जिन पे शायद बीजेपी की गवर्नमेंट जो है बैकफुट पे आती, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इनमें से कोई भी केस की पिटीशन न सुन रहे हैं ना उसकी सुनवाई कर रहे हैं। तो आखिरी बात जानना चाहेंगे कि अब असेंबली इंतखाबात आने वाले हैं, क्या अगर असेंबली इंतखाब में ऐसा हो कि आपके पास ऑप्शन बीजेपी के सिवा किसी के साथ अलायंस करने में ना हो, तो आप क्या बीजेपी के साथ अलायंस करोगे? देखिए, पहली बात तो जम्मू और कश्मीर की आवाम जो है इस बार बीजेपी को वोट नहीं करेगी। तो बीजेपी का ये कहना कि अगर बीजेपी आएगी वो एक पार्टी रहेगी, नहीं, जम्मू और कश्मीर के आवाम, कैसे यकीन के साथ कह सकते हो कि कश्मीर के लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे? मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि हम लोग यहाँ के लोग इतने बेगैरत नहीं हैं कि बीजेपी को या बीजेपी की बी टीम को वोट देंगे। यहाँ के लोगों ने जितना सहा है, हम लोग इतने बेगैरत नहीं हैं। हमारी कौम, हमने कुछ भी सहा है, शायद फाके दिए होंगे, लेकिन इतने नहीं है कि उनसे 500 रुपये लेंगे और वोट देंगे उन लोगों को। आई कैन अश्योर यू मैडम, वो पैसे देते बीजेपी। मैं कह रही हूँ कि उनसे कुछ भी प्रॉमिस लेंगे, उनकी जांचों में आ जाएंगे, किसी से कुछ ले लेंगे, किसी को कहेंगे ये दे दो वो दे दो, बीजेपी की गवर्नमेंट के जांसू में आ जाएंगे और यहाँ के लोग वोट करेंगे। इतने हम लोग अभी गिरे हुई कौम नहीं है। आई कैन अश्योर यू कि इस बार के जो असेंबली इलेक्शंस होंगे, अगर आप डीडीसी के भी चुनाव देखेंगे और उसका भी डीडीसी के इलेक्शंस में जो रिजल्ट सामने आया, अगर आप आज भी उस तरह से रिजल्ट सामने आएंगे और आज भी देखेंगे, आई एम 100% श्योर द बीजेपी विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम जम्मू। वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन अगर आपके पास ये हो, क्या आप बीजेपी का आंसर करोगे? एब्सोल्युटली नॉट। हम लोग अगर बीजेपी पूरे यकीन के साथ, क्योंकि पूरे देश देख रहा है। बिल्कुल भी नहीं। अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, वी आर नॉट गोइंग टू फॉर्म अ गवर्नमेंट विद देम, एंड दिस इज व्हाई इट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट कि जम्मू और कश्मीर की जो आवाम होगी वो बीजेपी को यहाँ आने ही ना दे और ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट ही ना करे कि एक असेंबली हमारी जब पिछली बार हैंग हो गई और टूट गई, उस असेंबली के हैंग होने की वजह से और टूटने की वजह से हमने बहुत कुछ खोया जब आर्टिकल 370 उसके बाद गया। इस बार भी एक हंग असेंबली को मत चुनिए, साफ साफ तौर पे बीजेपी को हराइए और वन पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको सपोर्ट कीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताए। नहीं, आप मतलब इट्स यूर लाफिंग। यहाँ लोगों का रोजगार, यहाँ लोगों की हमारे मैडम, यहाँ पर आजकल जब हम ग्राउंड पर बात करते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे वो एनसी की सरकार हो या पीडीपी की या किसी की भी सरकार हो, ये सब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये सिर्फ जो वादे करते हैं उसके बाद कुर्सी पर आकर लोगों के वादे नहीं निभाते हैं। ये हर कोई पार्टी मैंने भी ये चीज़ें सुनी है। अक्सर बीजेपी के वर्कर जो ग्राउंड पे रहते हैं वो यही बोलते हैं। नहीं, कल एक लड़का था, मैं वही बोल रही हूँ, कल एक लड़का था, उसने मुझे बोलना शुरू किया एक टीवी डिबेट में, आपने पीएसए कैसे लगाया, ये कैसे हुआ। तो मुझे लगा उसकी बात सुन के 2 मिनट तक ये शायद हुर्रियत की आइडियोलॉजी का बंदा है, उसी तरह से वो बात कर रहा था। 2 मिनट बाद यही लड़का बोलने लग गया, बीजेपी ने क्या किया, मैं बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा, बीजेपी वाले बेचारे क्या करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये एक तरह से अफजल गुरु, उसके बाद
को बीजेपी को सपोर्ट करना एक तरह से आप हुर्रियत की जो सेसेशनिस्ट आइडियोलॉजी है, जो एक तरह से एक्सट्रीम यहाँ की आइडियोलॉजी है, उसको पकड़ देते हैं, उसके आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करते हैं, फिर पलट के उन सभी आर्ग्यूमेंट्स को कहते हैं कि बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। ये दोगलापन है। हम किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। जम्मू और कश्मीर में मैं देख रही हूँ एक सेक्शन निकला है छोटा, ये जो 4-5 लोग निकले सोशो एक्टिविस्ट, मतलब इधर उधर के, अक्सर टीवी पे हुर्रियत की बात करेंगे, सेसेशनिस्ट आइडियोलॉजी की बात करेंगे, बोलेंगे पीएसए वो ये, आपको लगेगा अरे वाह ये तो बहुत ही कट्टर हैं, हुर्रियत वाले हैं शायद। 2 मिनट बाद चलते चलते आप देखेंगे आके बोलेंगे, आके बड़े क्वाइटली प्यार से बीजेपी को उसको फश देंगे। इन शॉर्ट मैं आपको क्या कहना चाहूँगा कि लोगों को किसी भी सियासत पार्टियों पर भरोसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता तो डीडीसी का जो चुनाव, देखिए अगर आपकी बात और मेरी बात में सच कौन बोल रहा है? डेटा। मैं हमेशा डेटा की एक अच्छी फ़ैन हूँ, क्योंकि डेटा झूठ नहीं बोलता। आप झूठ बोल सकते हैं, मैं भी झूठ बोल सकती हूँ। अगर आप डीडीसी के चुनाव हुए थे, इंतखाबात हुए थे, उसमें आप देखिए लोगों ने किस बहुमत से, किस मेजॉरिटी से पीएजीडी को सपोर्ट किया। वहाँ पे लोगों ने साफ साफ बोला कि लोग किसके साथ हैं, प्रोपेगेंडिस्ट किसके साथ हैं, बीजेपी के वर्कर किसके साथ हैं, उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इलेक्शंस हुए थे, इंतखाबात डीडीसी के हुए थे, उसमें लोगों ने साफ साफ बोला कि वो किसके साथ हैं। चलिए शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है। 30 मिनट के ऊपर इंटरव्यू हुआ, लेकिन देखेंगे आने वाले वक्त में जो इफ़रा जी ने बताया कि अलायंस हम बीजेपी के साथ नहीं करेंगे, ये तो उसी वक्त पता चलेगा जब यहाँ इंतखाबात होंगे। उसके बाद जब उसके नतीजे सामने आएंगे वो तो तब देखा जाएगा। लेकिन तब तक दीजिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन को इजाज़त। देखते रहिए द न्यूज़ नाउ।